Hello students, welcome to my channel again. This time I am going to cover second unit of business studies in class 11th, and that is forms of business organization. So already we have gone through the first unit regarding uh, types and natures of business activities. So we will be continuing with how many forms of organizations are there. The topic or the form which I am going to cover today is joint stock company. Let's continue. See, after watching this video, you will be able to अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. आपको ये मालूम चलेगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग क्या होता है. कंपनी के फीचर्स आप एनलिस्ट कर पाएंगे, कौन कौन से कंपनी के फीचर्स होते हैं, उसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस क्या होते हैं, उसको एक्सप्लेन आप कर पाएंगे. देन लेट्स स्टार्ट. थोड़ा सा रिकैपिटुलेशन करते हैं हम जो हम पहले से पढ़ चुके हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू इट and we know that under sole proprietorship there is only one owner and he is the whole and sole in charge of his business. Then we studied about partnership. When two or more persons join hands together to start a legal business and share profits and losses, that is called a partnership. Then we studied about cooperative society. You can see over here cooperative society, people of common interest, जो बिल्कुल एक अगर किसी एक्सप्लॉयटेशन से अपने आप को बचाना चाहते हैं और आपस में मिलके कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के फॉर्म पे शुरू करते हैं जिससे वो अपने ही मेंबर्स को हेल्प करते हैं, जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में पढ़ चुके हैं. एक फॉर्म हमने ये भी पढ़ा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, जहाँ पे एक पर्टिकुलर जॉइंट फैमिली के मेंबर्स ही एक पर्टिकुलर बिजनेस को रन करते हैं. देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़े तो अब हम थोड़ा सा और बड़ा सोचेंगे. क्लियर. और बड़ा सोचेंगे तो अब हम आगे अगर हम बात करते हैं बड़ा सोचना, जैसे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, काफ़ी बड़ी कंपनी है और काफ़ी रिच कंपनी है. तो इस तरीके से अब हम अपने जो फिफ्थ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात करेंगे. आई होप, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिखा हुआ है तो थोड़ा बहुत आपने गेस कर लिया होगा कि वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट कंपनी इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. द मीनिंग ऑफ द कंपनी. कंपनी देखिए, आप साफ साफ इसमें देखेंगे एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है जो किसी बिजनेस एक्टिविटी को फॉर्म करने के लिए बनाई जाती है. एंड ऑब्वियसली उसका एक लीगल स्टेटस है जो कि उसके मेंबर से टोटली अलग है. Company can be described as an artificial person having a separate legal entity, perpetual succession and a common seal. कितने सारे टेक्निकल वर्ड्स इसमें आ रहे हैं जो शायद आपने पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि वो सब बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में जो आपके आसपास आपको दिखाई देता है वैसा ही होता है. यहाँ पे कंपनी एक जनरल लैंग्वेज में हमें लगता है कि बहुत इजी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है और जो एक बड़े लेवल पे बिजनेस को रन करती है, इसके पास बहुत पैसा होता है, उससे हम कंपनी कह देते हैं. हमें बहुत सारे नाम पता है, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारे नाम हमको मालूम होते हैं. लेकिन अगर कंपनी के एक स्पेसिफिक मीनिंग पे जाएंगे तो एक नॉर्मली देखा जाए तो देखिए पहले वाले उसमें आपको दिख रहा है कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. बाद में ये लोग मिलकर यहाँ पे भी बिजनेस एक्टिविटीज करना चाहते हैं. लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर मीनिंग को अगर और ज़्यादा स्पेसिफाई करेंगे तो कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. ये जितने भी टर्म्स हैं ये कंपनी को डिस्क्राइब करते हैं. यानी कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होती है, उसकी अपनी एक अलग लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है और उसमें कॉमन सील होती है. अब ये परपेचुअल सक्सेशन क्या है, कॉमन सील क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, ये सब हम जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करते जाएंगे. एक चीज़ हमें जरूर ध्यान रखनी है कि जो कंपनी होती है उसको गवर्न करती है करती है द कंपनीज एक्ट 2013. पहले ये एक्ट हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956, बट टाइम के साथ साथ इसको वापस से रिव्यू करके अब जो भी हम कंपनीज के रूल्स वगैरह पढ़ते हैं दैट इज अंडर कंपनीज एक्ट 2013. दिस यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर करना चाहूंगी जो जनरली हम कंपनी के साथ यूज करेंगे.
ठीक है? जो शायद आपने ना पार्टनरशिप में सुना होगा और ना ही आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में सुना होगा। एक है शेयर्स। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को जो पैसा चाहिए होता है, जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा, वहाँ पे एक सिंगल ओनर होता है, वो अपने जैसे बैंक से या कैसे भी करके अपने लेवल पे पैसों को अरेंज करता है। पार्टनर से पढ़ा था, पार्टनर्स मिलके आपस में कैपिटल लगाते हैं। अब जब हम कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी में भी किसी न किसी को तो पैसा लगाना है ना। अब कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है कि कितना पैसा कंपनी को चाहिए, जो उसने अरेंज करना है, तो उस पूरे अमाउंट को वो कैपिटल कहती है और उस कैपिटल को वो छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट रही है और जो स्मॉलर पार्ट्स में उसको बाँटा है, हर पार्ट को हम शेयर्स कहेंगे। शेयर्स कंपनी के साथ एक इनसेपरेबल टर्म है। कंपनी जहाँ पे हम बात करेंगे, शेयर्स की भी बात वहाँ पे होगी। दूसरी हम बात करेंगे शेयर होल्डर्स की, यानी कंपनी ने जब अपने कैपिटल को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटा और वो छोटे हिस्से जिसने खरीदे, यानी जिसने उस हिस्से में पैसा लगाया, उसको हम कहेंगे शेयर होल्डर्स। एंड एक्चुअली जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है, या हम ये कह लें कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, वही कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। एक टर्म जो यहाँ पे आएगी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इट इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स स्प्रेडेड होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया और नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे शेयर होल्डर्स फैले होते हैं। तो सारे शेयर होल्डर्स तो आके मीटिंग या कंपनी को रन कर नहीं सकते, तो शेयर होल्डर्स के द्वारा एक बॉडी इलेक्ट की जाती है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है और शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं। तो एक ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये हम बार-बार अभी रिपीट करते रहेंगे। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू फीचर्स ऑफ कंपनी। जैसे अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको कंपनी का मीनिंग में आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ऐसी कुछ बातें बताई थी। उन्हीं चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वही चीज़ उसमें से मीनिंग में से ही कुछ पॉइंट तो मीनिंग में से निकल के आएँगे फीचर्स ऑफ कंपनी के लिए। देखिए, यहाँ पे एक थोड़ी छोटी-सी पिक्चर है। इसमें आप देखिए 2 पर्सन्स हैं, 1 लेडी एंड 1 जेंट एंड बोथ आर नेचुरल पर्सन। बीच में एक आर्टिफिशियल पर्सन सा बना हुआ है। तो कंपनी का सबसे पहला फीचर, तो इसको मैं सिर्फ इंडिकेट कर रही हूँ। यू आर नॉट गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक रिगार्डिंग दिस पिक्चर, बट आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सबसे पहले जो फीचर कंपनी की आएगी वो है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब सिंपल सा, कोई भी नेचुरल पर्सन जैसे होता है, जैसे नेचुरल पर्सन किसी से पैसा उधार ले सकता है, नेचुरल पर्सन कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, नेचुरल पर्सन दूसरे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सेम उसी तरीके से कंपनी भी ये सारी चीज़ें कर सकती है। कंपनी उधार ले सकती है, कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है लोगों के साथ, एंड देयरफॉर कंपनी इज कॉल्ड नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन के साथ हमने आर्टिफिशियल इससे लगाया क्योंकि एक नेचुरल पर्सन की तरह वो सांस नहीं ले सकती, दौड़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, खा नहीं सकती। सो बट इट इज अ पर्सन, इट इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। दैट मीन्स कंपनी का जो जन्म होता है वो लॉ के थ्रू होता है, एक नेचुरल प्रोसेस से नहीं होता। इसीलिए, पर क्योंकि वो पर्सन है और एक नेचुरल पर्सन की तरह बाकी सारे काम कर सकती है, इसीलिए इसको हम पहले फीचर में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। देन separate legal entity. Company has an identity distinct from its members. अब जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, दोनों मेंबर्स हैं, लेकिन वो मेंबर्स टोटली अलग हैं और कंपनी अलग है। उन दोनों मेंबर्स ने अगर मिला के कोई कंपनी बनाई है, तो कंपनी और उसको बनाने वाले मेंबर्स दोनों की आइडेंटिटी एकदम डिफरेंट होगी। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में पढ़ा था कि इन द आइज ऑफ लॉ दोनों सेम होते हैं, यानी बिजनेस जो चला रहा है और जो बिजनेस जिस नाम से चल रहा है दोनों सेम होते हैं। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी की आइडेंटिटी टोटली उसके मेंबर से डिफरेंट होती है, यानी बिजनेस एंड ओनर्स आर नॉट वन एंड द सेम, टोटली डिफरेंट। फॉर्मेशन, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, कंपनी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि कंपनी को फॉर्म करना इज नॉट एन इजी प्रोसेस, जस्ट लाइक
सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। सिंपल से दो लोग मिले और पार्टनरशिप फॉर्म कर लिए, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज उनको नहीं करनी है। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि कंपनी का जो फॉर्मेशन है एक टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। देयर आर सेवरल डॉक्यूमेंट्स विच आर नीडेड टू बी प्रिपेयर्ड। कंपनी का रजिस्ट्रेशन वो कंपलसरी है, जो कि पार्टनरशिप के केस में ऑप्शनल था। तो कंपनी के फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं, एंड वो भी पूरे लीगल रिक्वायरमेंट का, स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसीजर्स है, उनको फॉलो करके ही कंपनी का फॉर्मेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अब ये पिक्चर यहाँ पे देखें, जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताया था, तो ये शो कर रहा है जो सिटिंग में पोजीशन में है, दे दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड जो खड़े हैं वो सारे शेयर होल्डर्स हैं। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे, परपेचुअल सक्सेशन पहले बात कर लेते हैं। मेंबर्स, पर्टिकुलर कंपनी के लिए कोई मेंबर आ सकता है, कोई मेंबर जा सकता है, लेकिन एक कंपनी जो है वो उसका अपना परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कंपनी किसी भी मेंबर के आने या जाने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी लॉ का क्रिएशन है, इट कैन बी ब्रॉट टू एंड ओनली बाय लॉ विच इज कॉल्ड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी को अगर खत्म करना है तो क्योंकि उसको कानून ने जन्म दिया, उसको कानून ही खत्म कर सकती है एक प्रॉपर प्रोसेस के द्वारा। इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी की आइडेंटिटी पे मेंबर्स के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को टर्म दिया गया है परपेचुअल सक्सेशन। अब देखिए, कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसको अब अगर हम पिक्चर से रिलेट करते हैं कि भले ही कंपनी के ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं खड़े हैं जो सारे सारे शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो कंट्रोल है, वो किसके हाथ में रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। अब जैसे इसको एज अ जोक आप ले सकते हैं, बट नॉट टू बी वेरी literally to be on this joke, but we can say that the person is saying, okay, all right, you can come in, but we are not giving up the comfy chairs। कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारा है, हम सारे इसमें अधिकारी हैं, आप आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको चेयर नहीं मिलेगी। इसका एक इंडिकेटिव मतलब सिंपल सा ये है कि भले ही ओनर्स वो हैं, लेकिन उनके द्वारा जो बोर्ड इलेक्ट कर दिया गया है, अब पूरे बिजनेस को वही बोर्ड देखेगा, पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट, पूरे बिजनेस का कंट्रोल इसी बोर्ड के हाथ में है। वो रिप्रेजेंटेटिव है, बार बार हर शेयर होल्डर तो मीटिंग में आएगा नहीं, तो शेयर होल्डर ने जिस बोर्ड को इलेक्ट कर दिया वही बोर्ड पूरे बिजनेस को कंट्रोल करेगा। देखिए अब एक और फीचर की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइबिलिटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये किसी भी कंपनी का, कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब आप बात करेंगे, अगर आप रिकॉल करेंगे, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, चाहे जॉइंट हिंदू फैमिली में पढ़ा था, जो करता था उसमें, इन सब की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों थी? क्योंकि वहां पे बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं थी, यानी अगर बिजनेस डूबता है तो उसके जितने भी क्लेम करने वाले हैं, उसके जितने क्रेडिटर्स हैं, तो उसका जो क्लेम भरना है, उसकी जो भरपाई करनी है, दैट विल बी डन बाय द ओनर्स देमसेल्फ। उनको चाहे अपने घर के पर्सनल एसेट बेचने पड़े, लेकिन उन्हें क्लेम को कवर करवाना पड़ेगा। कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। द कंपनी हैज द मेंबर्स ऑफ कंपनी हैज लिमिटेड लाइबिलिटी, और कितनी लिमिटेड? टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। जैसे हमने बात करी थी शेयर्स की, कंपनी अपनी कैपिटल को छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड करती है और उस शेयर्स को पब्लिक खरीदती है। तो जब पब्लिक शेयर खरीदती है तो मान लो एक शेयर जो है 10 रुपए का है, और पर्सन, सपोज पर्सन ए पर्सन ने उसको 10 शेयर्स उसने खरीदे, तो 10 into 10 उसको कितना रुपया देना है? 100 रुपीज। द अमाउंट, टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम मिस्टर ए इज रुपीज 100। अगर उसने उस 10 रुपीज पे अभी 2 रुपीज नहीं दिए हैं, दैट मीन्स his liability is actually for 10 shares, one share for rupees 10, 10 into 10, 100. But if 2 rupees are due from him, so his liability is only up to rupees 2। in case the company winds up, कंपनी अगर खत्म होती है तो उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर से हम 2 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर उसने पूरा पैसा दे दिया है तो कुछ भी नहीं ले सकते हैं उससे। तो दैट इज वाई कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, एंड द लाइबिलिटी is limited to the extent of the capital contributed by them. Only and only unpaid amount can be asked from a shareholder.
होल्डर, इसको हम कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट मानते हैं कि अगर कंपनी में एज अ शेयर होल्डर आप हैं तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन सेल की। आप ये पिक्चर देख ही रहे हैं। देखिए हम एक बात करते हैं, आपने देखा होगा स्कूल में किसी भी चीज़ में आपको डॉक्यूमेंट्स में साइन करवाना होता है, फिर उसमें प्रिंसिपल की स्टैंप लगती है। एक तो स्टैंप वो होती है, उसमें फिर प्रिंसिपल सिग्नेचर करते हैं। एक वो इंक पैड होता है, उसमें रबर स्टैंप लगाते हैं और उसको सील कर देते हैं। दैट इज वन काइंड ऑफ स्टैम्प। लेकिन जब हम कंपनी के स्टैम्प की बात करते हैं, देखिए कंपनी क्योंकि सेपरेट आइडेंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, अब पर्सन है तो साइन सिग्नेचर भी उसको करना है, तो कंपनी के जो सिग्नेचर है उसको कॉमन सील नाम दिया गया। यानी कंपनी के जितने भी एग्रीमेंट हो गए उसमें किसी का तो साइन होगा, तो कंपनी के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें जो कंपनी का साइन होता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी। कंपनी अपना साइन कैसे करती है? कंपनी अपना साइन करती है कॉमन सील से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन सील का एग्जांपल आपको पिक्चर में दिखा रखा है। एक डिवाइस है जिससे जब प्रेस करते हैं पेपर पे तो उसमें कोई चीज उभर के आ जाती है, तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो इसे कंपनी की कॉमन सील कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है और इसके काफी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ कस्टडी में इसको रखा जाता है। तो ये है कंपनी का कॉमन सील। देन रिस्क बियरिंग। देखिए कंपनी बहुत बड़े साइज में होती है, कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी में रिस्क तो होता है, लेकिन कंपनी में जो रिस्क है वो बहुत सारे शेयर होल्डर्स में बट गया है, क्योंकि रिस्क अल्टीमेटली रिस्क किसको बेयर करना होता है? ओनर्स को। कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, इसीलिए जो रिस्क है वो बहुत सारे लोगों में बट जाता है। सो इट गेट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स। हमने अभी जो फीचर्स पढ़े उसके बेसिस पे हम कंपनी के मेरिट्स की बात करेंगे। उस समय भी मैंने आपको बताया था कि कंपनी का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि वहां पे जिसने भी पैसा लगाया है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। That means owner's personal property is free from any charge as he is liable only to the extent of the amount unpaid on shares held by him or them। तो कंपनी में शेयर होल्डर को उतना ही पैसा देना है जितना उसका बकाया है उसके शेयर्स पे। तो पहला मेरिट कंपनी का यही है कि कंपनी में ओनर्स की यानी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। उसके पर्सनल एसेट्स को कोई नहीं छेड़ सकता अगर कोई बाहर का क्लेम सेटल करना है तो। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं। शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी कैन बी सोल्ड। अब यहाँ पे सोल्ड कहाँ पे सोल्ड बेच सकते हैं? कंपनी के जो शेयर्स हैं, कंपनी के शेयर्स जिसके पास है वो शेयर होल्डर है यानी कंपनी का ओनर है, मगर मान लो उसे आज पैसों की जरूरत है और कंपनी के शेयर जो है वो किसी और के नाम पे बेचना चाहता है, तो कंपनी का एक बहुत अच्छा प्रोविजन है कि कोई भी शेयर होल्डर अपने नाम का शेयर है और उस शेयर से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ओनरशिप को आप किसी दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने अपना शेयर बेचा और दूसरे ने खरीदा, आपको पैसा मिल गया, तो इजिली यू कैन गेट योर शेयर्स कन्वर्टेड इनटू कैश वाया शेयर मार्केट। शेयर मार्केट भी हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस पॉइंट में यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट since the shares of a public company, we are talking about public company here, are transferable, they can be sold in the market. Therefore it is one of the merit of the company that you are not bound to keep your shares with you for the lifetime. The company continues and you can get it transferred to other person and get it converted into cash, perpetual existence। ऑलरेडी वी नो, जैसे हमने पार्टनरशिप में देखा था कि अगर एक भी पार्टनर की डेथ होती है तो फिर से रिकंस्टिट्यूट होती है पार्टनर। अगर सारे पार्टनर रिटायर होते हैं या कुछ हो जाता है उन्हें तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ओनर है, उसे कुछ हो जाएगा तो उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन कंपनी फॉर्म में ऐसा नहीं होता। कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल मेंबर डाई। इट्स वेरी स्ट्रेंज, भाई सारे मेंबर मर जाएंगे तो फिर कंपनी कैसे चलेगी? सारे मेंबर, एक भी मेंबर नहीं बचेगा तो भी कंपनी चलेगी, क्योंकि कंपनी को क्रिएट लॉ ने किया है तो कंपनी को खत्म भी लॉ ही कर सकती है। दैट इज वाई कंपनी को खत्म करने के लिए एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना होता है। सिर्फ मेंबर्स के चले जाने से कंपनी खत्म नहीं होती। ये कंपनी के फॉर्म में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर मेरिट, स्कोप फॉर एक्सपेंशन। देखिए, अ कंपनी
can arrange its financial resources from public, from bank, from any other financial institution. Since a company is able to arrange its financial resources from many sources, that is why there are chances of expansion in case of company. सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, इन सब में क्या था, एक लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास हुआ करते थे, तो एक्सपेंशन का स्कोप वहां पे कम था. बट एज अ कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है, बैंकों से भी लोन ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकती है. इसलिए कंपनी जब चाहे अपने आप को एक्सपेंड करना चाहे तो वो अपने आप को एक्सपेंड करने के लायक होती है. देन प्रोफेशनल मैनेजमेंट. सिंस कंपनी फॉर्म करने के लिए बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, और कंपनी जो है एक बड़े लेवल पे काम करती है, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो टोटली प्रोफेशनल होता है. क्यों प्रोफेशनल होता है? एक तो कंपनी हायर सैलरीज दे सकती है. कंपनी कैन अफोर्ड टू गिव हायर सैलरीज टू द स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स, देयरफॉर इट कैन एम्प्लॉय एक्सपर्ट्स. नॉर्मली किसी ने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया है, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं और कंपनी को इन सब की जरूरत होती है. अब ये जितने भी सारे प्रोफेशनल्स हैं, दे एक्सपेक्ट हाई सैलरीज, एंड दीज हायर सैलरीज कैन बी पेड ओनली बाय अ फॉर्म विच इज running in large scale and which has proper financial resources. So that is why company can afford to pay high salaries, and that is why company's management needs runs as a professional form. Okay, now coming to limitations of a company. Complexity in formation. See, already we have seen in feature also, and in that company needs to prepare so many documents, company needs to follow a long legal procedure, and that is why the first limitation of company comes as complexity in formation. यानी अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है, आपको बहुत सारे लीगल जो प्रोसीजर है उनकी जानकारी होनी चाहिए, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको कोई एक्सपर्ट अपॉइंट करना पड़ेगा जिसको उसकी जानकारी हो. सो दैट इज वाई कोई भी जब कंपनी फॉर्म करता है तो 100 बार सोचता है कि कंपनी को फॉर्म करने के जो प्रोसीजर हैं क्या उनको फॉलो करने लायक है, अगर है तो ही वो कंपनी फॉर्म के बारे में सोचता है. नेक्स्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी. कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो रजिस्ट्रार के पास अवेलेबल होती हैं. रजिस्ट्रार एक पर्टिकुलर पोस्ट है जहाँ पे जो भी कंपनी फॉर्म होती है उसकी सारी इंफॉर्मेशन पहले वहाँ अप्लाई करते हैं कंपनी फॉर्म करवाने के लिए कि हमें कंपनी बनानी है, वो सारी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी होती है. उसके बाद ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी ऑल्सो कुछ भी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती हैं वो रजिस्ट्रार के पास होती हैं, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी के शेयर होल्डर. तो इसीलिए कंपनी की जो सीक्रेसी है वो मेंटेन नहीं की जा सकती, तो ये इसका अगला लिमिटेशन है. देन इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट. देखिए कई बार जैसे हम कहते हैं, हम रिलायंस इंडस्ट्री में मान लो एक एम्प्लॉय काम करता है, रिलायंस इंडस्ट्री में वो एम्प्लॉय काम करता है, हो सकता है एक पर्टिकुलर ब्रांच का मैनेजर हो, लेकिन वो आज तक कभी भी अंबानी से नहीं मिला होगा. क्यों? क्योंकि इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट. इतनी बड़ी कंपनी है, इतने ज़्यादा लोग हैं उसमें, इतना लंबा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, सो देर इज ऑलवेज एन इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट. और कंपनी के लार्ज साइज की वजह से देर इज वेरी लेस स्कोप ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट. किसका? टॉप मैनेजमेंट का अपने एम्प्लॉय से, कस्टमर से, क्रिएटर से पर्सनल कॉन्टैक्ट के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं. तो कंपनी फॉर्मेशन में एक तरीके से इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट होता है, जो कि नॉर्मली छोटी शॉप वगैरह में नहीं होता. वहाँ पे हम शॉपकीपर को अच्छे से जानते होते हैं, उसके साथ जो दो लोग काम कर रहे होते हैं उसको भी जान रहे होते हैं, और जो काम कर रहे थे वो भी अपने एम्प्लॉयर यानी अपने मालिक को अच्छे से जानते हैं. लेकिन एक ब्रांच में काम करने वाला ब्रांच मैनेजर भी हो सकता है कभी भी अंबानी से उसे मिलने का मौका ना मिले. सो दैट इज वाई एक इसकी लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे एक इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट होता है. देन numerous regulations. There are many restrictions regarding audit, voting, filing of reports and preparation of documents. कंपनी के बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो कंपनी को बना बना के पब्लिश करनी होती है, कंपनी को अपनी ऑडिटिंग टाइम टू टाइम करवानी होती है, कंपनी में वोटिंग जरूरी है, बार बार कुछ भी नया रिजोल्यूशन उन्हें बनाना होता है तो शेयर होल्डर्स के उनको वोट्स चाहिए होते हैं. तो ये सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कंपनी को टाइम टू टाइम करते रहने पड़ते हैं, इसीलिए इसमें न्यूमरस रेगुलेशंस फॉलो होते रहते हैं. देन डिले इन डिसीजन
मेकिंग। कम्युनिकेशन अप्रूवल में कॉज डिले। इतनी लॉन्ग चेन होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, टॉप मैनेजमेंट है, फिर मिडिल मैनेजमेंट है, फिर लोअर मैनेजमेंट है। अगर कोई किसी को कोई सजेशन देना है या किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो बहुत लंबा टाइम लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर चैनल से वो आगे बढ़ती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप मैनेजमेंट को बताएंगे, टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट को बताएगा, मिडिल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को बताएगा, जिसके चलते देयर इज ऑलवेज डिले इन डिसीजन मेकिंग। देन ओलिगार्किक मैनेजमेंट। देखिए, इसका सिंपल सा मीनिंग है मैनेजमेंट इन फ्यू हैंड्स, पावर इन फ्यू हैंड्स। कहने के लिए बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, बहुत सारे ओनर्स होते हैं कंपनी के, लेकिन कंपनी चला कौन रहे हैं? सिर्फ कुछ लोग। और वो कुछ लोग कौन है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, यानी ओनर्स हैव मिनिमम इन्फ्लुएंस इन मैनेजमेंट। जो कंपनी के मेन ओनर है शेयर होल्डर, उनका ज्यादा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है कंपनी की मैनेजमेंट पे। उससे सिर्फ चलाने वाले चंद लोग होते हैं जो कि बोर्ड में शामिल होते हैं, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ऑल्दो उनको इलेक्ट कौन करता है? शेयर होल्डर्स ही करते हैं वोटिंग के द्वारा, लेकिन फिर भी कंपनी जो चलाई जाती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही चलाई जाती है। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी कंपनी के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। नाउ हु आर द स्टेक होल्डर्स? एक्चुअली स्टेक होल्डर्स मीन्स एनी people, any person or group of person who have directly or indirectly some or other kind of interest in कंपनीज बिजनेस। इस कंपनी के बिजनेस में किसी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह का अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो सारे उसके स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। इसमें एम्प्लॉयज आते हैं, इसमें शेयर होल्डर्स आते हैं, इसमें सप्लायर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं। तो यहाँ पे चांसेस काफी होते हैं कि उनके बीच में आपस में मतभेद हो। तो देयर आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ अ company. So this is all about limitations. So we'll just have a short recapitulation whatever we have gone through in this video. That is meaning, simple, artificial person, matlab I have just recalling those terms which you need to write in meaning of a company. Artificial person, separate legal entity, perpetual succession and common seal, and that is obvious for running a particular business. फिर इसके कुछ important terms हैं। Shareholders are the owners of the company, or the board of directors elected by shareholders is the managing body of the company. Then recalling the features, it's an artificial person, it has separate legal entity, it has perpetual succession, controlled by board of directors, liability limited to the extent of capital as per shares owned, it has a common seal, and risk bearing is shared by a large number of shareholders. And let's recapitulate the merits and demerits. Limited liability of shareholders, transfer of interest. It is possible because shares can be sold in share market and can be converted into cash. Perpetual existence, members may come, may go, but the company still exists. There is larger scope of expansions and company has a professional management. Regarding demerits, complexity in formation, lack of secrecy, impersonal work environment, numerous regulations, delay in decision making, and oligarchic management, that is control in few hands. So you can say that some merits and some demerits can be easily written on the basis of the features of the company, and features can be easily written on the basis of the meaning of the company. Everything is interrelated. If you go through the features of the company, you will be able to write the meaning of the company, and you will be able to write the merits and demerits of the company. So this way this video comes to an end. Thank you.